गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि रिसोर्स होता क्या है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. First, depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have not, or rich and poor. So, इसमें यह बताया गया है कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है ह्यूमन की। एंड दूसरा चीज, हम लोगों ने सोचा था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो हम लोगों ने उसे ऐसा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आए। यहाँ पे जो 3 प्रॉब्लम जो दिए हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज क्या हो गए? डिप्लीट होने लगे। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके कारण क्या हुए? रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। कुछ जो रिच लोग हैं वो बहुत सारे रिसोर्स लेके बैठे हैं। इसके कारण क्या हो रही है? सोसाइटी दो हाफ में डिवाइड हो रही है, एक हैव्स एंड हैव नॉट, दैट मीन्स रिच एंड पुअर। थर्ड क्या है? Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. ये तो सबसे डेंजर चीज है कि मतलब हम लोगों ने ऐसा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है रिसोर्सेज को, जिसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सब हो रहा है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustainable quality of life and global peace. अगर मतलब पूरी दुनिया में पीस चाहिए और एक अच्छी लाइफ चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का। If the present trend of resources and depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर अपने प्लेनेट का खतरनाक है, डेंजर में। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. अब sustainable development क्या है, ये definition पढ़ लेते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में। So, sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सपोज ये एक इंसान है ए, ये एक इंसान है बी। ए क्या कर रहा है? अपनी कंपनी सेटअप कर रहा है और 100 ट्रीज को काट दे रहा है। बी क्या कर रहा है? अपनी कंपनी सेटअप कर रहा है और जो 100 ट्रीज वो काट रहा है वो दूसरे जगह पे प्लांट कर दे रहा है। जो 100 ट्रीज वो काट रहा है वो क्या कर रहा है? वो दूसरे जगह पे प्लांट कर रहा है। सो जो ए है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी नीड को प्रेजेंटली पूरा कर रहा है, जो उसे इंडस्ट्री चाहिए थी वो तो बना रहा है, बट फ्यूचर के लिए सोच ही नहीं रहा। 100 ट्री काट रहा है तो पूरा काट दे रहा है ना। बट जो बी है वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट में मतलब अपनी इंडस्ट्री भी बना लेता है और साथ में जो 100 ट्री काटे थे उसकी जगह 100 ट्री किसी और जगह पे प्लांट भी कर देता है। ये इससे क्या हो रहा है? वो फ्यूचर का भी सोच रहा है, मतलब प्रेजेंट में वो अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में फ्यूचर का भी सोच रहा है। अब रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 बढ़ते हैं। इन जून 1992 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity, the Rio Convention, and rose
the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. So ये जो 1992 में मिले थे 100 से ज़्यादा मतलब स्टेट के लोग, तो वो रियो दे जेनेरियो में मिले थे, है ना. एंड उन लोगों ने जो समिट में जो प्रॉब्लम एड्रेस किया था वो था कि कैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किया जाए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए. तो उन लोगों ने एक एजेंडा 21 जो था वो साइन किया, है ना. एजेंडा 21 क्या था वो एक बार देख लेते हैं. In the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil, it aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs, and shared responsibility. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. सो जो एजेंडा 21 इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था उसमें ऐसा था कि सपोज मतलब पूरे ग्लोब में कहीं पे भी कुछ इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, डिजीज आता है, तो उसको क्या करेंगे ग्लोबली, है ना, कॉम्बैट करेंगे. अब रिसोर्स प्लानिंग में कहता हूँ कि हर एक चीज़ में ज़रूरी है. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ही सफ़र करते हैं प्लानिंग में, है ना. क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि सपोज़ एक स्टूडेंट है, वो दूसरे को कॉल करके पूछता है कि भाई तेरा कितना हुआ, वो कहता है मेरा 3 चैप्टर हो गया, ये कहता है मेरा भी 3 चैप्टर हो गया. अब ये रिलैक्स बैठा हुआ है, ये नहीं जानता कि इसने जो 3 चैप्टर किए हैं वो 11 मार्क 10 मार्क और 13 मार्क के कर लिए, जो कि भारी भारी हैं. तो इसकी प्लानिंग अच्छी थी, इसने जो 3 चैप्टर किए वो 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क के किए. सो इसको तो अभी तक 6 मार्क ही मिल रहे हैं, और इसको टोटल आप देखोगे कि लाइक 10 + 11 21 एंड +13, तो वो 34 मार्क का करके रखा है ना. सो दोनों 3 चैप्टर किए हैं, बट प्लानिंग किसकी अच्छी है, इसकी अच्छी है ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन पहले ही कंप्लीट कर चुका है. ये तो प्लानिंग में बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी रिसोर्स प्लानिंग, है ना, वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो एक बार देख लेते हैं. Planning is a widely accepted strategy for judicial use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lack in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. This call for balanced resource planning at the national, state, regional, and local level. अब अगर आप लोग इंडिया को देखोगे, so suppose ये मैंने इंडिया ओके, यहाँ झारखंड रीजन में देखोगे तो यहाँ कोल माइंस बहुत है और बहुत ही रिच एरिया है. छोटा नागपुर प्लेटू आप लोगों ने छोटे में पढ़ा होगा, है ना. तो ये बहुत रिच एरिया है, यहाँ पे कोल बहुत है, आयरन बहुत है. सो ये इन सब के लिए फेमस है. अगर आप आंध्र प्रदेश देखोगे तो यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेल्टा बहुत फॉर्म होते हैं. अगर आप राजस्थान देखोगे तो राजस्थान मतलब सोलर और विंड एनर्जी, है ना. वो सोलर सन मतलब अपने हीट देता है एंड साथ साथ में विंड एनर्जी भी है. तो ये सब चीज़ें अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है. बट अगर ऑल ओवर इंडिया हमें पूरा रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि कैसे सभी लोग को इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो,
तो हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है ना। सो रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे वो एक बार देख लेते हैं, है ना, ताकि इंडिया के सारे लोग को सफिशिएंट रिसोर्स मिल जाए और वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें, इसलिए हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। सो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which involves identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. So सबसे पहले कोई भी चीज़ आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि कहाँ कौन से एरिया में रिसोर्स अवेलेबल है, उसमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है। ओके, देन सेकेंड क्या है, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institution setup for implementing resource development plan. तो दूसरा चीज़ क्या करना पड़ता है, हमको एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि कितना टेक्नोलॉजी लगेगा, कैसे स्किल, क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने पड़ेंगे ताकि हम लोग उस एरिया का रिसोर्स डेवलप कर सके। थर्ड क्या करना पड़ता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ पे रिसोर्स जब हम लोग डेवलप करेंगे तो वो नेशन का कितना प्रॉफिट करता है। ये मैं आपको क्लास के एग्जांपल से दे सकता हूँ। पहला देखिए, आइडेंटिफिकेशन। सो मैं अगर क्लास में घुसा और मुझे रिसोर्स जानने हैं तो मैं स्टूडेंट का क्या करूँगा, सबका नाम पूछूंगा, तो मुझे पता चल गया इस क्लास में इतने बच्चे हैं। सेकेंड चीज़ क्या होगा कि मैं जब सब पता कर लिया कि इतने बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, इतने बच्चे थोड़ा सा एवरेज पढ़ते हैं, इतने बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो मैं खुद का एक प्लानिंग स्ट्रक्चर सेटअप करूँगा कि इन सबको पढ़ाना कैसे है, कितना होमवर्क देना है, कब टेस्ट लेना है। सो दैट इज सेकेंड स्टेप लाइक प्लानिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, जो मैं क्लास में घुसते ही कर लिया, इतने बच्चे कैसा कैसा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, प्लानिंग स्ट्रक्चर सेटअप किया कि इतना पढ़ाऊंगा तो टेस्ट लूंगा, है ना। सो सेकेंड स्टेप हमेशा क्या होता है, प्लानिंग स्ट्रक्चर। और थर्ड होता है कि वही टेस्ट के मार्क्स, है ना, कि कितना इसको मार्क्स मिला। तो ये ओवरऑल सपोज इसको इस टेस्ट क्लास चैप्टर 1 के टेस्ट में 15 मार्क्स मिला है, तो ये एंड में जाके उस मार्क्स से पास होगा या नहीं होगा, है ना। सो हम लोग मैच करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। ठीक, इंडिया हैज मेड concentrated concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. जब से हम लोगों ने मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 5-year प्लान किया है तब से सही ही कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग। द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। रिसोर्स होगा तब डेवलपमेंट होगा, बट mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. पर सिर्फ रिसोर्स होने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करने होंगे। देयर आर मेनी रीजन्स इन द कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। आप देखोगे जैसे झारखंड, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट वहाँ इतना आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं झारखंड को मानोगे। बट अगर आप कहीं देखोगे इतना रिसोर्स नहीं भी है बट बहुत डेवलप है, गुजरात आप ले लो, इतना रिसोर्स नहीं है बट कितना डेवलप है। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन? मैंने अभी आपको झारखंड और गुजरात का वो एग्जाम्पल दिया। So, the history of colonization revealed that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. हम लोग ये देखेंगे कि हिस्ट्री में जब कॉलोनी कहाँ सेटअप करते थे लोग, पहले देखते थे कि कौन से कंट्री में रिच रिसोर्स है, वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, अपने लोगों को इम्पार्ट कर देते थे, उसके बाद कॉलोनी सेटअप कर देते थे। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसके बाद एक्सप्लॉइट करना चालू किया। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only evolve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people. So, हम लोग को ये देखना पड़ेगा
कि सपोज जो रिसोर्स डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नहीं होता है, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, है ना। तो इंडिया खुद एक एग्जांपल है, रिसोर्स बहुत था, लोग आए, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, एंड देन वो लोग रिसोर्स लेके चले गए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे रिसोर्स को बचाया जाए। सो resources are vital for the development activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to social, economic, and environmental problems. To overcome this problem, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resources conservation in these words: there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. सो रिसोर्स को कंजर्व तो करना ही पड़ेगा, वरना बाद में जाकर दिक्कत हो सकती है। सो ये गांधी जी का जो कहा हुआ स्टेटमेंट था वो आप नोट कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू में आता है कि किसने कहा था। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses. गांधी जी कहते थे कि देखिए, सबके नीड के लिए तो रिसोर्सेज भगवान ने दिया है, बट हाँ उसमें से अगर एक भी ग्रीडी होता है तो मतलब दिक्कत आ जाएगी, है ना। सो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, है ना। एंड गांधी जी किसके अगेंस्ट है? मास प्रोडक्शन के। एंड वो चाहते थे कि मासेस मतलब लोग प्रोडक्शन करे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वीडियोस एंड करते हैं, एंड लैंड रिसोर्सेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।